नमस्कार दोस्तों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अभी जो पेपर मुख्य परीक्षा के पेपर हुए हैं उनमें 2 दिन में जो जिन बच्चों से हम लोग मिले हैं तो उन बच्चों के क्या फीडबैक है, एक ओवरऑल क्या सिनेरियो है एग्जाम के बारे में, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कई बच्चों ने ज़्यादातर ये कहा कि सर हमारा पेपर या पूरी एग्जाम उतनी ही ठीक हुई है जितनी कि पेपर 3, यानी कि अगर हम पेपर 3 में पास हो जाते हैं तो हम एग्जाम में भी पास हो जाएंगे, मतलब हमारा इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगा। और सर बहुत ज़्यादा टेंशन है पेपर 3 में। कुछ बच्चों ने ये भी दिया फीडबैक कि सर पेपर 3 के बाद जब सेकंड डे हमने देखा रूम्स में और हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल था उसमें, तो कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। कहने का मतलब कि पेपर 3 थोड़ा टर्निंग पॉइंट है और ये कुछ बच्चों के बारे में तो ये डिसाइड करेगा कि भाई कुछ बच्चे तो इस स्तर तक इसमें डाउन है कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों के ऐसे भी फीडबैक है सर कि पेपर 3 कंपैरेटिव ठीक ही किया है हम लोगों ने। कंपैरेटिव मतलब और लोगों की तुलना में, और पेपर की तुलना में नहीं, और लोगों की तुलना में। कैसे? कईयों से मैथ्स पूरा बना है, बहुत अच्छा मैथ्स में स्कोर है। तो जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते थे कि मैथ्स ऐसा है कि इसमें 30 में से आप 25 से 30 के बीच में ला सकते हो, तो वो बच्चे ऐसी सिचुएशन में है कि वो 25 से 30 मैथ्स में ला सकते हैं। तो मैथ्स ने काफी सपोर्ट किया है। बाकी जो पेपर 3 का भी पार्ट बी था उसमें से भी उन लोगों ने अच्छे से बनाया है। तो मतलब ठीक ठाक बच्चे भी 160 के आसपास उसमें बोल रहे हैं कि सर जिनका अच्छा हुआ है, सो कॉल्ड जो मान रहे हैं कि हमारा अच्छा हुआ है, वो ये बोल रहे हैं सर इतना हमारा आ सकता है। ठीक है, और बड़े जेन्युइन बच्चे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दें। तो उस तरह का एक आंकड़ा, इस तरह का एक है कि भाई सर मैथ्स वैथ्स ठीक हुआ है, सब चीजें हैं, तो इतने नंबर भी आ सकते हैं। बाकी बच्चों ने, जैसे ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर बाकी पेपर बहुत शानदार है, अच्छे हुए हैं। जो कुछ थोड़े अच्छे बच्चे थे वो पढ़ाई में अच्छे से गंभीर थे, उनमें से कुछ बच्चों ने ये भी बोला है सर बाकी भी पेपर हमको लग रहा है कि इस तरह का बहुत ईजी था पर थोड़ा ट्रिकी था। जैसे ज्योग्राफी के बारे में लोगों ने कहा सर ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको थोड़ा सा सोच के लिखना था। ऐसा ही पेपर 2 पार्ट ए में और बी में भी था, भाई अंबेडकर जी का संवैधानिक लोकतंत्र और ऐसे कई एग्जाम्पल दिए। तो उनका कहना यह था कि पेपर 3 तो है ही है, बाकी भी ट्रिकी, थोड़ा सा कुछ सवाल ट्रिकी थे। हिंदी में ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल हैं, ठीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर 4 में भी जैसे कुछ जैसे केस स्टडीज हैं तो सवाल थोड़े से अलग थे। केस स्टडीज के सवाल थे वो ऐसे जैसे जनरलाइज सवाल हो, ठीक है। अडॉप्टेशन की क्या प्रक्रिया है, घरेलू हिंसा और शिक्षा में क्या संबंध है, तो इस तरह की चीजें। तो ऐसा लग रहा था कि केस स्टडी से मैटर उन सवालों को लिखने के लिए कम मिल रहा है, ठीक है। ये बच्चों का ओवरऑल फीडबैक है। फाइनली इस कंक्लूजन पे तो अपन लोग आते हैं कि पेपर 3 डिसाइडिंग है, बहुत डिसाइड करेगा पेपर। ये मतलब जैसे अपन तो पहले शुरू से ही अपन लोगों ने बोला है कि पेपर 3 बेस्ड सिलेक्शन होगा, ठीक है। पेपर 3 तो इसमें तो इस तरह से भी अब सिचुएशन बन गई है कि जैसे अपन तो उस संदर्भ में बोलते थे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाएंगे पेपर 3 में, जैसे कि पहले भी टॉपर्स लोग लाए हैं कि पेपर 3 में ही 30-40 नंबर की लीड लिए। पर यहाँ थोड़ा सा दूसरी सिचुएशन अब बनी है पेपर 3 में कि जिसने ठीक ठाक बैलेंस कर दिया और उसने और पेपरों में ठीक किया है, उसके चांस थोड़े ठीक बनते हैं इस ओवरऑल पूरी मेंस परीक्षा में। तो मेंस परीक्षा का यही है कि पेपर 3 आपका अगर थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो रहा है तो आप और सब में आपने कोई पच नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि पेपर और प्रश्नों और प्रश्न पत्रों में भी कुछ प्रश्न ट्रिकी थे,
ठीक है, तो उनको आपने अच्छे से डील किया है, वो जो पूछ रहा है वही लिखे है, ना कि जनरलाइज लिखे है। ठीक है, तो आपका चांस अच्छा बनता है अगर आपने पेपर थर्ड ठीक किया है। रही बात कट ऑफ की, तो इट इज टू अर्ली टू क्लेम एनी कट ऑफ। और बच्चों से बात करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया तो थोड़ा सा लगता है कि इतना इतना रहेगा, लेकिन ठीक नहीं है अभी, तो आगे अपन इस पे बात करेंगे कट ऑफ पर। ये तो इस डिस्कशन का पार्ट 1 हो गया कि मुख्य परीक्षा अब समाप्त हो गई है और ओवरऑल इस तरह का इंप्रेशन बच्चों की तरफ से आ रहा है। सेकंड पार्ट जो अब आता है वो है प्रीलिम्स। अब कि जो प्रीलिम्स की एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हमको करनी है। आपने जैसे ज्यादातर बच्चों ने पिछली बार भी देखा है कि जिन्होंने 2019 का इंटरव्यू दे रहे थे वो 2020 मेंस में ज्यादातर मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, यानी कि उनकी 2020 की प्री नहीं निकली थी। तो जो अभी मेंस जिन्होंने दिया है, ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे सर 5 दिन 10 दिन 12 दिन थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं। बिल्कुल रिक्वायर्ड भी है, आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, पर फिर भी ये आपको करना चाहिए कि इस एग्जाम को जो प्रीलिम्स आ रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2020 वाली सिचुएशन यहाँ बन जाए कि 19 में इंटरव्यू दे रहे हैं और या 19 का मेंस दिया था और 20 प्री अच्छे से नहीं हो पाया। तो आप इस प्री में अब टाइम कम बचा है, लगभग 45 डेज के आसपास है, सफिशिएंट है। जिन्होंने मेंस दिया है कि अगर वो बहुत सीरियसली लग जाते हैं इसमें तो ठीक ठाक कर पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रीलिम्स को सीरियसली लें, प्रीलिम्स ठीक से दें। किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, स्पेशली यूनिट 7 और 9, किसी भी यूनिट से टफ सवाल आ सकते हैं। 20, 30, 25 सवाल इस रेंज में जा सकते हैं कि वो थोड़ा सा पेपर का माहौल खराब कर दें। तो इस प्रीलिम से आप बिल्कुल 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, जो जरूरी भी है, पर उसके बाद अच्छे से प्रीलिम्स में लगिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में लगे हुए हैं पर उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे बच्चों से आज भी डिस्कशन के दौरान ही बोला गया कि आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें 100 सवालों के माध्यम से ये खोजें कि आपके किस टॉपिक में आप वीक हैं, किस यूनिट के किस पार्ट में आप वीक हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि अगर आपका प्रश्न कोई सही होता है, मतलब अगर आप उसको करेक्ट करते हैं, तो 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने उसको कैसे सही किया है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि हमने पढ़ा था इसलिए सही हुआ है, ठीक है, कि भाई उसका स्टडी किया था और इसलिए ठीक हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो रहा है वो पढ़ना। दूसरा कि मैंने एलिमिनेट किया था, मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता था पर एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज किया था और एलिमिनेशन से मैंने वो प्रश्न सही किए। ये भी अच्छी बात है कि जो ज्ञान आप सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी आपको आ रहा है, तो एलिमिनेशन भी अच्छी चीज है। तीसरा एक ऑप्शन हो सकता है, चूंकि यह नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ लोग तुक्का भी लगाते हैं, तो तुक्के से सही हो गया है। तो देखो, अगर कोई सवाल आपका तुक्के से सही हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वह टॉपिक आपका कवर है। उस टॉपिक को अब भी कवर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है उसके बेसिक नहीं पता हो और अगर आगे प्रश्न उस पर आता है तो हो सकता है आप एग्जाम में गलत कर दें। तो जो 100 प्रश्नों का टेस्ट आप देते हैं कहीं भी, तो उसका आप इस तरह से पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करें। आप हर प्रश्न पे जो आपका सही हुआ है उस पे लिखें कि ये क्यों सही हुआ है। पढ़ा था इसलिए सही हुआ है तो वेरी गुड, आपका कमांड है, आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सही होती जा रही है। एलिमिनेशन तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि कई सवाल होंगे जो डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपने पढ़ा है पर डायरेक्टली उनको नहीं पढ़ा है, तो आप एलिमिनेट करके उनको सही करेंगे, तो ये भी अच्छी बात है।
तुक्का, तो तुक्के वाले प्रश्न को आप कंसिडर ना करें, टेस्ट वहां हो जाए ठीक है, पर यहां तुक्के की कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो आप इस टॉपिक को गंभीरता से लें कि आपका सही नहीं है। तो इस फीडबैक से आप देखें कि आपके कौन कौन से टॉपिक निकल के आते हैं जो अभी आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सेकंड है कि अगर आपका कोई गलत हुआ है, कोई प्रश्न गलत आपका हो रहा है, तो वो भी 3 तरीके से ही गलत हो सकता है। पहला कि आपने पढ़ा था फिर भी गलत हुआ है, तो ये बड़ा रिस्की काम है कि आपने पढ़ा था उस टॉपिक को, उससे सवाल भी आया पर फिर भी आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिस्की है। मतलब आपका पढ़ने का एफिशिएंसी ठीक नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को समझ नहीं रहे, तो वो चीज रिपीट होने पर भी आप गलत कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इससे हम उस कट ऑफ पर नहीं पहुंच सकते। सेकंड, इसलिए गलत हो रहे हैं कि पढ़ा ही नहीं है, नॉट रीड। तो ये बताता है कि अगर आपके ज्यादातर प्रश्न ऐसे हो रहे हैं कि जो इस वजह से गलत हो रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं, तो ये बताता है कि आप जो नोट्स या मटेरियल संदर्भ में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। तो आपको उसको थोड़ा चेंज या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इससे आपको ये फीडबैक मिलता है कि आपको नोट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा और रेफरेंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप सिली मिस्टेक से गलत कर रहे हैं, जैसे नहीं को है पढ़ लिया, है को नहीं पढ़ लिया, है ना, मौलिक अधिकार को कर्तव्य पढ़ लिए, फिर सिली मिस्टेक्स में ये भी आता है कि सोचा बी था, सी लगा दिया, ठीक है। तो इसको भी आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। हो सकता है 1-2 हो जाता है, ह्यूमन एरर से भी होता है, पर उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। तो आप इस पर भी काम कीजिए। तो इस तरह से अगर आप टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, किस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ये पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी। अगर फिर भी आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं इतना एनालिसिस करने के बाद भी, तो ये पेपर लेके आप मेरे पास आ सकते हैं, हम लोग बैठेंगे और ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बट ये बिल्कुल आप निश्चित तौर पर सुने कि अभी टाइम है, एग्जाम होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अभी टाइम है, अराउंड 45 डेज हैं। आप आपकी कोई सी भी कमी सुधार सकते हो, आप आपकी स्ट्रेटजी में चेंज लाकर आपके नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर अब क्या होना चाहिए कि हमको लगे कि हमारा ठीक तैयारी है। देखो, जो बच्चे हमारे यहाँ दे रहे हैं, चूंकि हमारे यहाँ का पेपर का लेवल हमको पता है, तो उनके अगर अभी 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं और ज्यादा क्लोज है 75 के आसपास, तो ये सफिशिएंट लेवल है, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट एफएलटीज में, फुल लेंथ टेस्ट में जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप 70 या 75 को टच कर रहे हैं, 75 के आसपास आप स्टेबल करते हैं अपना स्कोर, तो ये ठीक तैयारी है। अगर आपका ये अभी टच नहीं है बट यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब कि आपने 60 से स्टार्ट किया था और यू आर अबाउट टू रीच 75, इट इज गुड दैट यू आर ग्रोइंग और यू विल स्टेबलाइज योर स्कोर एट 75, तो इट इज गुड। तो तब भी आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये मानक हैं जिनसे अपन अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। दिस इज हाई टाइम टू इवेल्युएट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि अभी अगर आपने सही से मूल्यांकन नहीं किया और सही कदम नहीं उठाए तो फिर ये अटेम्प्ट अपने साथ अपना खराब जा सकता है। तो 45 डेज सफिशिएंट है। आप आराम से कूल माइंड होकर पूरा एनालिसिस कीजिए। मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूं, अब दोबारा बोल रहा हूं, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पेपर को सिर्फ सवाल देखने या ज्ञान ग्रहण करने के रूप में ना लें। वो आपको आपकी स्थिति बताता है
कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको क्या सुधार करना है। जो भी आपको प्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप प्लीज या तो विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट या आप कॉल कर सकते हैं। और फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, क्योंकि दिस इज द टाइम टू आस्क डाउट्स, नहीं तो बाद में अपन क्या कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें। यूनिट 7, यूनिट 9 इन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है। जैसे आप मेंस पेपर्स में कई बच्चे ऐसी आलोचना करते थे कि सर थोड़ा टफ देते हैं, पेपर टफ सेट करते हैं, पर अब अगर मेंस में ही आ गया है तो अपन किससे आलोचना करेंगे, किससे कंप्लेन करेंगे। और उन्होंने तो अथवा भी नहीं दिए हैं। ठीक है, यहां अगर अथवा नहीं दे तो बच्चे थोड़ा सा कंप्लेन करते थे। तो किसी भी तरह का जो डायनेमिक पेपर है, वो डायनेमिक की डेफिनेशन में क्वेश्चंस के साथ साथ पैटर्न भी आ रहा है। किसी में वो अथवा दे रहे हैं, किसी में नहीं दे रहे हैं, किसी में इस तरह का थोड़ा सा साइड में जाके पूछ रहे हैं। तो वो एक अप टू सम एक्सटेंट वो डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं पेपर को, जो कि अच्छी बात है, जो कि ठीक है कि भाई ट्रेडिशनल और फैक्चुअल पेपर से थोड़ा एनालिटिकल और उस तरह का शिफ्ट हो। ये मेंस में भी देखा गया है और पिछले प्री में भी इसकी झलक थी, और आशा करते हैं कि इस बार भी झलक होगी और आगामी प्री का पेपर भी इस तरह का ही होगा। और अगर आप ये भी आप ध्यान रखें, इस तरह की अप्रोच लेकर आप पढ़ते हैं तो इजी पेपर आता है, तब भी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। मतलब थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डायनेमिक पेपर को मानकर अगर अपन तैयारी करते हैं तो नुकसान में नहीं रहेंगे। बस इसमें बच्चों को थोड़ा सा क्या लगता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक अपना जो इनर्शिया है पुरानी अप्रोच का उसको बदलना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा बच्चों को में हर्डल आता है और इसलिए वो थोड़ा सा उसका विरोध करते हैं। पर ये विरोध करने का समय नहीं है। आप खुद को अडेप्ट करें, जिस तरह से क्वेश्चंस बदल रहे हैं, पेपर का पैटर्न बदल रहा है, आप खुद को भी उसी तरह से बदलें। बाकी जो भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।